हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ओसवाल पंप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स इस वीडियो को आप मेरे शक्ति पंप वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही देखिए, ताकि आपको अच्छे से सेक्टर के बारे में आइडिया लग सके। ओसवाल पंप को हमने पहले पिछले क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, वहाँ से आप बेटर पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस कंपनी के बारे में। नाउ, शुरुआत करने के पहले आप शक्ति पंप और इस कंपनी को देखेंगे, जमीन आसमान का आपको इसमें अंतर दिख जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। कारण क्या है, लास्ट क्वार्टर में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दोनों ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करती है। वाई इज ओसवाल पंप्स अ ग्रेटर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एज कम्पेयर टू शक्ति पंप। वो अभी इस क्वार्टर में अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर आप मेरे बाकी पूरे आर ट्रांजिशन वाले वीडियोस को देखते हो, तो उससे आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि शक्ति पंप भी जो है वो अपना सोलर मॉड्यूल्स की तरफ जा रहा है, ताकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेट हो सके, है ना। क्योंकि जो भी आपको पीएम कुसुम में मॉड्यूल्स लगनी है, उसके लिए आपको सोलर पैनल लगते हैं, उससे आप सन की इलेक्ट्रिसिटी लोगे, पंप चलाओगे। दैट इज द मेन एम ना, जो एम है पीएम कुसुम स्कीम का। अब जो ओसवाल पंप है ये आपकी ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इसके अराउंड लगभग 700 मेगावाट का ऑलरेडी प्लांट है सोलर मॉड्यूल्स का। तो उसके वाया ये लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं और अपने सोलर पंप्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है अभी। ओके। अभी जैसे हमने शक्ति पंप के बारे वीडियो में भी देखा था, क्वार्टर वन में क्या हुआ था, सॉरी क्वार्टर टू में क्या हुआ था, इन सभी कंपनीज के रिसीवेबल डेज बढ़ गए थे। रिसीवेबल डेज आपको दिखेगा, इवन फॉर दैट सेक आपका जो ओसवाल पंप है इसके भी रिसीवेबल डेज बढ़े हैं, लगभग 138 डेज के आसपास हो गया है। कारण क्या है, ऑफकोर्स आपका जो बारिश वगैरह हुई, तो उसमें रिमोट मॉनिटरिंग डेटा जो होता है, बेसिकली जो पंप चलते होंगे, वो डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उनके पास आता होगा। वो डेटा को चेक करते होंगे कि भाई क्या आपका पंप एक्चुअली में चला है कि नहीं चला है। और अगर पंप चलता होगा तो उसके बेसिस पे जो पैसा है, वो फार्मर्स को सब्सिडी मिलती होगी, और इसके बाद जो पूरा इनका कैश फ्लोज है, मतलब पैसे वगैरह जो पेमेंट होनी है, वो पैसे पेमेंट होती होगी, और उसके अकॉर्डिंग ओसवाल पंप को भी पैसे मिलते होंगे। तो सिंस बारिश हो गई, तो बारिश होने से आपके पंप्स नहीं चले, लगभग 90 डेज तक पंप चलाने का पूरा रहता है। तो अगर आपके पंप नहीं चलेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसी के कारण रिसेवेबल डेज बढ़ रखे हैं सभी कंपनियों के। तो अभी कहते हैं कि सिंस अभी तो अक्टूबर आ गया है, तो अभी से जैसे पंप्स बारिश वगैरह रुक गई है, तो पंप चलना स्टार्ट होगा, तो वापस पैसे आने स्टार्ट होंगे और रिसीवेबल डेज वापस इंप्रूव हो जाएगा। सो ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इनके मार्जिन पे। तो मार्जिन देखोगे ना आप, शक्ति पंप में भी आपको दिखेगा कि शक्ति पंप के जो मार्जिन थे अराउंड आपके 24% के आसपास है, जो पीक आउट हो चुका है, और इस क्वार्टर में वो ऑलरेडी कम हुआ था ना। वहीं अगर आप ओसवाल पंप को देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इनका ऑलरेडी मॉड्यूल प्लांट्स हैं, जिसके कारण ये लोग वहाँ से मॉड्यूल्स बनाते हैं और अपने पंप्स में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, ओसवाल पंप मार्केट लीडर है अभी के लिए, और ऑलमोस्ट 100% ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। जब मैं ये चीज़ कहता हूँ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका मॉड्यूल्स, है ना। वो खुद से बनाते हैं। इसके अलावा आप जो सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर्स होते होंगे ना खड़ा करने के लिए, वो सब हो गया। फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होगी, कंट्रोल पैनल्स होगी, फिर जो वायर्स वगैरह होती है, स्टेनलेस स्टील की पाइप्स होती है, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ खुद से बनाते हैं। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो मार्जिन, मतलब जब कोई नया प्लेयर एंट्री एंट्री लेगा, तो बेसिकली क्या होता है, आप देखिए, जो ये पूरी इंडस्ट्री है, पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये दो पूरा बेसिकली अभी सेक्टर को ड्राइव कर रहा है ना आगे के लिए। तो इस पूरे सेक्टर में आप देखिए, सिंस ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, एल1 बिडर्स चूज किए जाते हैं। अब आप ये सोचिए, बीच में मैं ओसवाल पंप को रख देता हूँ, एक तरफ फार्मर है और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है ना। अभी देखिए, फार्मर्स को गवर्नमेंट चाहेगी सबसे सस्ते में प्रोडक्ट देना, गवर्नमेंट की बिड्स होती है, वो एल1 बिड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनीज होती है बीच में, वो एक तरह से पिसती है दोनों तरफ से, तो उनको मार्जिन प्रेशर फील होता है। इसका अगर आपको एग्जांपल समझना है ना, अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को देखते हो जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाता है, आप उस कंपनी को देखिए, वहाँ पे कैसा इशू आ रहा है। तो वही इशू अभी इस सेक्टर में सर्दी पंप को भी दिखा है और आपका ओसल पंप को भी दिखाया है। तो क्या हुआ है, आप देखिए, जो पिछले जो पहला पीएम कुसुम आया था ना, तो जब कोई गवर्नमेंट को नया स्कीम लॉन्च करना होता है, तो जनरली वो क्लस्टर्स में लॉन्च करते हैं। जैसे अभी पीएम की जो साइट स्कीम है ना, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है, वहाँ पे भी यही मेथड अडॉप्ट हो रहा है। बट इस चीज में आते हैं, जब पीएम कुसुम लॉन्च हुआ था, तो क्लस्टर्स में बांट दिए गए थे सारे कंट्रीज को, है ना, और सभी के लिए टेंडर्स निकाले गए थे। तो वो रेट ऑलमोस्ट फिक्स था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि अभी जो पीएम कुसुम 2 जो आने वाला है, उसके बारे में मैं और बोलता हूँ। तो उसमें से डिले है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद के स्कीम्स निकाल दिए। जैसे इसमें इसमें जो है ना, फॉर फ्रंट पे आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो मागल ताला स्कीम है। मागल ताला क्या होता है, वो बेसिकली पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ से पानी जो इरिगेशन मेथड होती है, उस मेथड में आप चाहिए, और वहीं पे आप सोलर पैनल्स लगाएंगे और उससे मोटर चलाया जाएगा। तो वो बेसिकली मागल ताला स्कीम है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है,
और वो काफ़ी एग्रेसिव है। तो अगर आप शक्ति पंप को भी देखोगे ना, उनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो पंप्स लगता है, वो आपके मागलतला स्कीम में लगता है। सिमिलरली आप ओसवाल पंप को भी देखिए, उसका भी मागलतला स्कीम में रहता है। अब सोचिए गवर्नमेंट का एम क्या होता है? गवर्नमेंट चाहती है एमएसएमई कंपनीज को ग्रो करना। हम देख ही रहे हैं ना, हमारे पूरे स्टॉक मार्केट में इतनी सारी स्मॉल कंपनीज है ना, और सभी कितना अच्छा नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इंडिया की एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी होती है वो आपके एसएमईज के अंदर है। तो गवर्नमेंट तो चाहती है उनको उनको ग्रोथ देना। अब एसएमईज में क्या होता है, सिंस वो लोग बड़े बड़े टेंडर्स पे तो बिड कर सकते नहीं है, तो हमेशा वो लोग मार्जिन प्रेशर को फेस करते हैं। तो वो लोग अपने टेंडर्स जीतने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव बिडिंग करते हैं, मतलब एकदम लो मार्जिन पे बिड करते हैं। तो यही हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, मागल तला जब इन्होंने टेंडर्स निकाला स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ईपीसी प्लेयर्स आ गए। अब गवर्नमेंट का जो एम था, वो तो एम ये होता है कि भाई ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, है ना, सबको पैसा मिले, मतलब सबको ग्रो कर सके, उस थॉट प्रोसेस से गवर्नमेंट उसको निकालती है। अब उसमें जो ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं, सिंस वहाँ पे बहुत सारे जो ईपीसी की चीजें करनी है, वहाँ पे मार्जिन प्रेशर आता है। तो ओवरऑल जो टेंडर्स की जो रेट होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए पहला जो मार्जिन प्रेशर का इशू था, वो आपकी ईपीसी के जो बिड्स है उसमें लगभग 7% के आसपास जो एनुअल प्राइसेस होती है बिड्स की, वो कम हो गई थी। तो इसी के कारण इनको प्रेशर दिखा है। इसके अलावा कुछ वन टाइम कॉस्ट वगैरह थे इनके सब्सिडरी से, और कुछ आप देखेंगे मॉड्यूल्स को इन्होंने कुछ सेल वगैरह किया है लो मार्जिन पे, तो उसके कारण इनको थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट दिखा था। अब इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए, जब आप शक्ति पंप को देखोगे तो वो लोग कहते हैं कि कॉपर वगैरह के जो प्राइसेस हैं, वो बढ़ गए हैं। और ये जो कॉपर प्राइस की इंक्रीमेंट वाली चीज़ है ना, थोड़ा थोड़ा आप ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर से भी कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉपर की प्राइसेस चेंज हो रही थी, हमने बाकी वीडियोज में भी देखा है। आप वो देख लीजिए ना, केबल्स एंड वायर वाली पूरे सेक्टर को देखिए, वहाँ पे भी कॉपर प्राइसेस कितने इशू रहे थे पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो बेसिकली कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो शक्ति शक्ति पंप को मार्जिन में प्रेशर दिखा। बट ये कंपनी सिंस बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इतनी अच्छी तरीके से है, तो यहाँ पे ये लोग अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो अगेन आपको बिजनेस में डिफरेंस दिखता है दोनों कंपनी के बीच में। तो ये हो गया इनके मार्जिन के बारे में बात। अब अब क्या करता हूँ, आई विल टेक 2-3 मिनट्स आपको पीएम कुसुम और पीएम कुसुम 2 में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में बताने के लिए। तो मैंने ये चीज़ को पिछले क्वार्टर में भी एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पीएम कुसुम जब आया था आज से 7 या 8 साल पहले, पीएम कुसुम लाने का एम क्या था गवर्नमेंट का? जो हमारे डिस्कॉम्स है, वो लोग फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं फार्मर्स वगैरह को, पानी जमीन से लेने के लिए, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, है ना। अब अब उसमें क्या होता है, डिस्कॉम्स इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, बट डिस्कॉम्स की हालत तो खुद से खराब है, वो जनरेटर कंपनीज को पैसे कैसे पे करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्मी सोलर होल्डिंग्स उसको पैसे कैसे पे करेगा? तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डेप्ट आ जाता है एक तरह से। तो उसको रेमेडी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड था आपका पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी है ना, सन से बिजली आएगी, आप सेटअप लगा दीजिए और उससे एक काफ़ी 20-25 साल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, आपको बस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये स्कीम क्या है ना, एक तरह से विन विन सिचुएशन थी। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम को स्टार्ट किया था। पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट आपको जो होता है ऑफ ग्रिड बैरन लैंड्स में, जो होते हैं ना राजस्थान वगैरह के इलाके में जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, या फिर फार्मर का लैंड है, उसको 1 साल के लिए वो छोड़ दिया है ताकि उसकी जो उपज है वो वापस से ग्रो कर सके। तो उसको छोड़ दिया है, तो वहाँ पे आप ये लोग लगाने की बात कर रहे थे, पूरी सोलर पैनल्स लगा दीजिए, वो एम था। बट अगेन वो जो इंडिया में लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं, जो फार्मर्स के हेक्टेयर लैंड होती है वो अराउंड 0.8 ऑन एन एवरेज हेक्टेयर लैंड है फार्मर्स के पास। तो वो स्कीम वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अगर आप कंपोनेंट सी को देखोगे ना, वो आपका था कि भाई आप जो एग्रीकल्चर के फीडर्स हैं, उसमें जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मान लीजिए जो सोलर आवर्स में जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसको आप वापस सेंड कर सकते हो ग्रिड के अंदर, ताकि उससे जो फार्मर्स है वो पैसे अर्न कर पाए। वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि उतनी बाइफर्केशन थी ही नहीं इलेक्ट्रिकल लाइंस की, मतलब भी भारत के कोने कोने छोटे छोटे गाँव तक, एकदम वहां तक वो फीडर्स नहीं थे, है ना। तो एक तो उस कारण वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अभी अब देखिए, पूरी जो सोलर सेक्टर है पिछले 2 या 3 साल में ट्रांजिशन किया है, कुछ सालों में जो पूरे मॉड्यूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है ना हमारे देश में, और अभी तो सेल्स के बारे में कितना अच्छे से चल रहा है, सो मैंने वीडियोज में हमने डिस्कस किया है। तो जब आप देखेंगे, जब हमारा अब देखिए पीएम कुसुम में आपकी जो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो डोमेस्टिक सेल कंटेंट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब भारत देश के अंदर बने हुए सेल्स की रिक्वायरमेंट है, आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो है ना। तो इसीलिए आप पिछले 1 या 2 साल में देखिए, जो पीएम कुसुम का कंपोनेंट भी है, आप शक्ति पंप को देखिए ना, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कितने से नंबर रिपोर्ट किया था, मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ था। तो आप ऐसे ऐसे समझना है आपको। तो वहां से ड्राइव आया है। तो आप देखेंगे पिछले 7 या 8 साल में पीएम कुसुम में उतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन लास्ट 2 या 3 साल में वहां पर पूरा ग्रोथ आया है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अभी भी देखिए पीएम पीएम कुसुम एज अ ओवरऑल स्कीम में
आपको इश्यूज दिख रहे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो सरकार चाहती है कि उनको भी सक्सेसफुल किया जाए, है ना। और सिंस सरकार ने ये भी देख लिया है, पीएम कुसुम कंपोनेंट बी जो है उसके में कितना टेलमेंट्स है, और पूरे देश में ये जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सिस्टम होता है हर इलेक्शन के पहले, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है इसको, पूरे अभी क्या है ना, इंडस्ट्री से इनपुट्स ले रही है एक तरह से, है ना, और उसको पीएम कुसुम कंपोनेंट मतलब टू, मतलब रीलॉन्च कर रहा है, पार्ट 2 बन रहा है उसका एक तरह से, उसको लॉन्च कर रहा है। पहले उसको लॉन्च करने की बात थी जनवरी तक, अभी उसको बढ़ा के लगभग मार्च तक किया है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी इश्यूज हैं उसको रेक्टिफाई करके ही उसको लॉन्च किया जाए। और जब वो लॉन्च हो जाएगा तो अगेन इस पूरे सेक्टर में एक ह्यूज डिमांड का ड्राइवर आने वाला है। तो वो चीज़ है। तो इसको लेके आप जितनी भी कंपनीज को देखोगे ना, सोलर पंप्स वाली, शक्ति पंप तो उतना अच्छे से डिटेल में बताता नहीं है, बट ओसवाल पंप पिछले क्वार्टर में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन्होंने, और इस क्वार्टर में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहां से ड्राइवर आएगा। अब अगर मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूँ, तो सरकार अभी जैसे देखिए, आपने देखा रिसीवेबल्स बढ़ गए यहाँ पे बारिश होने के कारण, क्योंकि इनको जो रिमोट मॉनिटरिंग का डेटा चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। तो अब बताइए ये कंपनी आके क्या क्या कहेगी सरकार को कहेगी कि भाई आप 90 दिन की जगह उसको 60 दिन कर दीजिए, ताकि हमें भी फायदा हो। तो इस तरह से इनपुट्स लेंगे ये लोग, और इस तरह से पीएम कुसुम कंपोनेंट बी को निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग। सो ये चीज़ है। अब मैं कुछ और इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात करता हूँ। तो अभी जैसे देखेंगे, इनका एक मॉड्यूल प्लांट आने वाला है, कितने मेगावाट का आएगा, 750 मेगावाट का आएगा, ठीक है। और ये आपका देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में या फिर क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आ जाएगा, ठीक है। तो वो मॉड्यूल प्लांट आएगा, उससे क्या फायदा होगा? तो अभी देखिए कंपनी को तो दिख रहा है कि भाई काफ़ी सेक्टर में डिमांड्स है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए आपको ये लग सकता है कि इस मॉड्यूल आने से इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे। ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है ना, आपको शक्ति पंप के केस में दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि शक्ति पंप के पास आज के डेट में उसका मॉडल प्लांट नहीं है, बट जब आप ओसवाल पंप को देखोगे तो उसके पास इसका मॉडल प्लांट ऑलरेडी है। सो यहाँ पे जो मॉड्यूल आएगा ये इनके मार्जिन को सस्टेन करने में हेल्प करेगा, है ना। यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि अभी की डेट में तो अगर आप ओसवाल पंप का गाइडेंस देखोगे ना, तो इस साल में ये लोग 50 से 60% पे ग्रो करने का देख रहे हैं। और वहीं आप शक्ति पंप को देखिए, सिंस अभी उनको कितना कैपेसिटी क्रंच हो रहा है। अभी देखिए शक्ति पंप के इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है मॉड्यूल्स का, ऊपर से एल वन बिड्स में मार्गल ताला स्कीम में पूरी प्राइसेस ड्रॉप हो गई है, तो उनको कितना तगड़ा मार्जिन में प्रेशर दिखाया है ना। और यही इस कंपनी के पास अभी देखिए मॉड्यूल्स है इनके पास, तो इनको कितना अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिला है। तो वो चीज़ है। तो उसी थॉट प्रोसेस से देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना जरूरी है इस तरह के सेक्टर्स में। जब आप ऐसे सेक्टर्स को देख रहे हो ना जो गवर्नमेंट लिंक्ड है, दोनों साइड से ही, एक तरफ कंज्यूमर है और एक तरफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे मार्जिन क्रच होने का बहुत ह्यूज प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये तो मैंने आपको बात कर ली मॉडल्स बनाने वाले के बारे में। इसके अलावा अभी जैसे अगर आप देखेंगे, इसकी जो ओवरऑल पंप्स बनाने की कैपेसिटी है ना, वो अराउंड 2 लाख पंप्स है पर ईयर के आसपास। तो उसको बढ़ा के कंपनी लगभग 5 लाख पंप के आसपास कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब देखिए 5 लाख पंप क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी है ना FY 27-28 के आसपास अपना जो ईयरली पंप्स की जो पंप्स जनरेट करेंगे ना ये लोग, सोलर वाले बिजनेस के अंदर सोलर पंप्स जो करेंगे, वो लगभग 1 लाख से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहां से भी दिखता है कितना सा टेलमेंट्स है। तो वो चीज़ आपको देखना है। और रही बात अगर मार्जिन की, जो अभी आपको इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाया है, तो कंपनी कहती है, और कंपनी इतनी अच्छी है इस चीज़ के मामले में कि अपना एग्जैक्ट नंबर भी दे देता है। तो आपको मैं बताऊं, तो ये लोग कहते हैं मार्जिन जो है क्वार्टर 3 तक हमारा 25.5 से लेकर 26% के बीच में होगा, और क्वार्टर 4 में लगभग 26.25 से लेकर 26.75 तक होगा। तो उस तरह से ये लोग मार्जिन की बात करता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला प्लांट है, क्वार्टर 4 तक आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से 1% का फायदा हो जाएगा। और ऑलरेडी कुछ इनके वन ऑफ्स थे, तो वो भी इम्पैक्ट हट जाएगा, मतलब बार बार तो नहीं आएगा ना वो। तो इस तरह से मार्जिन बेसिकली इस कंपनी के प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज है। ओके, अभी और क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? ये मागल ताला मैंने बोल दिया, आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया। ओके, अभी जो इनकी मॉडल प्लांट है ना, वो आप देखेंगे पहले कहीं और लगने वाला था। अभी जो इनकी पुरानी वाली मॉडल प्लांट है उसके बगल में लेके आ रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो ये होगा ना बेसिकली, आपके जो इम्प्लॉयज होंगे दोनों जगह काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स अच्छा हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। और तो ये सारी चीजें होंगी, उससे फायदा होगा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या जब आप इस तरह से चेंज करते हो तो आपके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले तो नहीं होगा? तो कंपनी वहां पे कहती है नहीं, वैसा कुछ डिले नहीं होने वाला है, वो अगेन ऑन द ट्रैक है और उसी टाइम पे आ जाएगा। तो ये चीज है। आप देखिए ये जो कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये एक तरह से आपको 2-3 चीजें करता है। एक तो आपका जो एंट्री बैरियर दे देता है। अभी देखिए शक्ति पंप है, वहां पे मार्जिन का इशू आ गया। इस कंपनी में वन ऑफ आया है, इसके मार्जिन में प्रेशर नहीं आया है ना। तो ये चीज है। तो ये बेसिकली एक तरह से एंट्री बैरियर है इस कंपनी के लिए कि भाई जो ओसवाल पंप है इसके बिजनेस को बाकी लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं। आज देखिए आज के डेट में इतने सारे ईपीसी प्लेयर्स आ गए,
है ना, जो मागलतला स्कीम में पूरे प्राइस को ड्रॉप कर दिया है ना, बट उसके बाद भी ये लोग मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो लोग अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, ओके, अभी देखिए मैं सॉरी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा इस सेक्टर में। अभी देखिए इस क्वार्टर वन में इन्होंने लगभग 51,000 ऑफ ओवरऑल पंप एग्जीक्यूट किया था। क्वार्टर टू में लगभग 48,000 सोलर पंप्स और नॉन सोलर पंप्स एग्जीक्यूट किए हैं। आप क्वार्टर टू के नंबर पर फोकस कीजिए, 48,000 हो गया। इसमें से अराउंड आप देखेंगे 48,000 में से लगभग 23,000 पंप्स इन्होंने सोलर पंप लगाए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप आपने शक्ति पंप वाला वीडियो वीडियो देखा है तो आप देखेंगे कि उनका जो एक और मार्जिन का जो कम होने का कारण था ना, वो लोअर किलोवाट आवर के पंप्स लगे थे, है ना। जितने आप लोअर किलोवाट आवर के पंप लगाओगे उतना आपको कम मार्जिन मिलेगा, है ना। बड़े पंप है, बड़े पंप पे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, है ना। तो उस तरह की बात है। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे ना, अब देखिए भारत की जो पूरी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग है। आप देखिए हरियाणा वगैरह में आपके वीट वगैरह उगता है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कॉफ़ी या कॉटन वगैरह उगती है ना, वो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे। राजस्थान में आपके अलग मिलेट्स वगैरह उगती है। तो इसीलिए जो पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में लगभग 7.5 से लेकर 10 हॉर्स पावर का पंप यूज होता है। महाराष्ट्र में 3 से 5 हॉर्स पावर का पंप होता है। और राजस्थान में 5 से 7 हॉर्स पावर का पंप यूज होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको है ना पूरे बिजनेस की इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे जो पंप्स का अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 5 से 6 किलोवाट आवर के आसपास पंप आ रहा है। अब मैंने बोला लगभग 48,000 पूरे पंप्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं क्वार्टर टू के अंदर। उसमें से लगभग 23,000 पंप से 23,000 ही था ना, हाँ 23,000 पंप इनके सोलर पंप है। अब आप देखिए 23,000 सोलर पंप हो गया। मैंने आपको बताया लगभग 5 से 5.5 आवर का किलोवाट आवर का हर एक पंप है। अब अगर मैं आपको पंप की एग्जैक्ट कॉस्ट बता दूं तो आप इससे निकाल सकते हो ना कितना रुपया का इन्होंने ट्रांजेक्शन किया। पंप लगभग आता है 1.5 लाख रुपए का। ये मैंने पूरी बात की है आपको सोलर पंप के बारे में। एक तो नॉन सोलर पंप भी तो है, नॉन सोलर पंप का ऑन एवरेज कॉस्ट होता है लगभग 10,000 के आसपास। ठीक है, अब देखिए नॉन सोलर पंप का कॉस्ट इतना कम क्यों है, सोलर पंप का कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों है। बिकॉज जब आप सोलर पंप लगाते हो ना, तो साथ में उसके जो तामझाम होते हैं, मतलब मॉड्यूल्स लगेगा, कंट्रोल पैनल्स लगेंगे, मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स लगेगा, है ना, इतना सारा वैल्यू एडिशन होता है उसमें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगेंगे। तो इसके कारण उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सोलर पंप से मार्जिन भी ज़्यादा होंगे, रियलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। तो वो उस तरह से समझना है आपको। ओके, अब मैं आपको इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो गाइडेंस आपको समझना है ना, तो देखिए अभी H1 में अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने अभी देखिए H1 में लगभग इनका मैंने आपको बोल दिया 23,000 पंप्स किया है। अभी इनका जो पूरे फाइनेंशियल का टारगेट था ना, लगभग 40,000 पंप्स करने का टारगेट है। अब देखिए H2 तो जनरली ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू H1। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो इनके सोलर पंप्स का गाइडेंस है उसको बीट करने वाले हैं। अब H1 में अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे ना, तो लगभग 1053 करोड़ के आसपास था। अभी देखिए जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताई आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो खुद भी बैक एंड में। तो देखिए अगर उसके वजह से मैंने जैसे नंबर्स निकाला था पूरा कैलकुलेट करके, तो आप देखेंगे ना, तो अगर जैसे मैं मान लूँ कि क्वार्टर H2 के अंदर भी लगभग ये लोग 40,000 पंप्स ही एग्जीक्यूट करते हैं जितना इन्होंने क्वार्टर H1 में किया है। तो उसके बेसिस पे लगभग जो इनका ओवरऑल FY26 का रेवेन्यू आता है ना, वो ओवरऑल आराम से आपको जो इनका 50-60% का गाइडेंस उसको बीट कर देता है। तो अगर मैं उसको लेके चलूँ, और जिन्होंने मार्जिन प्रोफाइल तो खुद ही दे दिया है, EBITDA मार्जिन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। और अगर अब इनके पैट मार्जिन के बारे में बोलेंगे ना, तो ये लोग जो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 17.5% के आसपास पैट मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप इनका पैट 1 ईयर का जो फॉरवर्ड इस साल का पैट निकालिए, तो पैट निकालेंगे ना तो लगभग आएगा 1150 करोड़ का आसपास आएगा। उसके बेसिस पे आप फॉरवर्ड पे निकाल सकते हो इसका। तो वो आपको दिखेगा आराम से, मतलब पेग रेशियो उसको 0.5 उससे भी कम मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग कुछ कंपटीशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो एक कंपनी लिस्ट हुई है जीके एनर्जी, मैंने उसको देखा नहीं है। तो एक लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा कि जीके एनर्जी है वो एक प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है, फिर भी उसके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो मैनेजमेंट कहता है कि हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, बट मैं भी उस कंपनी को देखूंगा और कुछ अगर मुझे मिलेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अभी देखिए अभी क्या है, और कंपटीशन क्या हो सकता है। कंपटीशन में तो चलिए ठीक है, नए नए प्लेयर्स आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ईपीसी वाले आते हैं तो उससे एक मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट अगेन ये कंपनी तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ पे उतना इशू दिखता नहीं है। बट अगेन वो हमें वेट एंड वॉच मोड में आगे जाके देखना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा तो ठीक है, मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो ओके, लेट मी सी। आई डोंट थिंक कोई और पॉइंट बचा है। सो दिस वाज एवरीथिंग व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द ओसवाल पंप्स। आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अगर आई स्पीक लिटिल बिट फास्ट तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा आराम से देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो अभी देखिए अभी मैं कुछ और सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ 2 मिनट। अब देखिए अभी जो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, है ना,
कि सोलर बिजनेस में स्लो डाउन आ गया है, मॉड्यूल्स की ओवर कैपेसिटी हो गई है। आपको वो चीज़ समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप इस पूरे वैल्यू चेन को समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि सोलर पंप की डिमांड कितनी है। डिमांड इतनी है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा चाहती है कि हर साल आप 1 मिलियन से ऊपर पंप्स को एग्जीक्यूट करिए। 1 मिलियन पंप कितना होता है? 10 लाख पंप्स। आज की डेट में ये जो आपका ये कंपनी है, मतलब ओसवाल पंप है, कितना पंप एग्जीक्यूट कर देगा इस साल में? लगभग 80,000 पंप एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा इस साल में, बहुत मैक्स टू मैक्स हुआ तो। तो आप स्केल को देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब सरकार का इस पे फोकस क्यों है? अब आप ये सोचिए, देयर इज अनसर्टेनिटी इन द सेक्टर कि भाई आप पीएम कुसुम एक्सटेंड हो गया या फिर पीएम कुसुम 2 जो है उसको आने में लेट हो गया तो क्या दिक्कत है? आप सोचिए, क्या गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी करना? क्यों नहीं चाहेगी? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इस पीएम कुसुम में आपके डोमेस्टिक सेल्स लगते हैं। जब आपके डोमेस्टिक सेल्स लगेंगे तो उससे लिंक्ड है आपका एडवांस्ड अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स या फिर ALMM2, जो कि हमने सोलर के बिजनेस में डिस्कस किया है। तो उससे वो डिले होगा, है ना। तो उससे जो इतना ह्यूज केपेक्स लगा हुआ है पूरे कंट्री में, आज वाड़ी का वलसाड़ में प्लांट लग रहा है इतना बड़ा, या फिर आप देखिए जो सात्विक सात्विक का भी तो 4.4 गीगावाट का प्लांट लग रहा है उड़ीसा में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लगे हैं, वो सबको इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा अगर अगर सरकार ये करती है। इसके अलावा आप देखिए, जो इसका फायदा हो रहा है पूरे कंट्री को आज के डेट में, आज कंट्री का लगभग 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है बाहर से, है ना। और सोलर सोलर में जो टैरिफ्स हैं, जो कॉस्ट है, वो मिनिमम है आज के डेट में। तो वाई विल गवर्नमेंट वांट कि इसको इसको कम करना चाहेगी? तो इस तरह से आपको देखना है। अभी जैसे देखिए, आपको एक और इशू जो सेक्टर में सर्कुलेट कर रहा है इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर, कि भाई गवर्नमेंट जो है आपकी पीपीएस को कैंसिल कर रहा है। अब पीपीएस को कैंसिल इसलिए किया जाता है ताकि वो रीस्ट्रक्चर होकर उसको और मॉडिफाई करके किया जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रोडक्ट लगाना ही बंद कर देगा। तो उस तरह से आपको देखना है। तो ये सारी चीजें चीजें तो चलती रहेंगी, आपको बिजनेस के परफॉर्मेंस में देखना है। जैसे अगर आप देखिए, आज के डेट में आपने देख लिया शक्ति बम का कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, आपने ओसवाल बम को देखा। इस अनसर्टेनिटी के बाद में एल्बन बिट्स में कम हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइस का तो इम्पैक्ट उनको दिखाई नहीं। ऊपर से ये लोग अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, और ये लोग ह्यूज केपेक्स भी कर रहे हैं, अपने पंप की कैपेसिटी को 2 लाख से लेकर 5 लाख तक लेके जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि सेक्टर में कितने टेलविंड्स है। अगेन, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स अबाउट द सेक्टर, आपको ये भी एट द सेम टाइम दिमाग में रखना है कि जो इस तरह के बिजनेसेस होते हैं, खास करके आपके गवर्नमेंट वाले बिजनेस, यहाँ पे मार्जिन में प्रेशर तुरंत आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आप देखिए, इतने सारे ईपीसी प्लेयर्स का एंट्री हो गया, तो मार्जिन में कमी दिखी है। यहाँ पे जो प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं होंगे उसको बहुत बड़ा इशू दिखेगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक वाला दे दिया। आप लोग मैंने उसको भी डिस्कस किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी अच्छे नंबर है ओसवाल पंप्स के, और कंपनी जो है अपने गाइडेंस को मेंटेन रखता है। इस साल तो लगभग 50 से 60% का गाइडेंस देता है, और मोस्ट लाइकली जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ आपके सोलर पंप्स की जो प्राइसेस है, उसके बेस पर काफी अच्छे से दिखता है कि वो अपने 60% के भी गाइडेंस को बीट करने की तरफ जा रहे हैं। ओके, बट मिड टर्म में ये लोग 30 से 35% का गाइडेंस देते हैं। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ओसवाल पंप्स। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।